Hey everybody, welcome back to my channel. So today I am going to discuss two important articles from the Hindu newspaper. Article is India and Arab League. So first point is growing strategic engagement. First, India's engagement with the Arab League, 22 Arab nations, has shifted from limited interaction to the structured political, economic and cultural partnership. तो इंडिया का जो इंगेजमेंट है विद अरब लीग हैव टोटल 22 अरब नेशंस, तो उन्होंने अपना शिफ्ट कर दिया है फ्रॉम लिमिटेड, मतलब जो उनका लिमिटेड इंट्रैक्शन होता था अब हो गया स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल पार्टनरशिप। फोर्थ पॉइंट, इकोनॉमिक एंड ट्रेड कॉपरेशन। Arab countries are among India's top energy supplier and trade partners, with growing cooperation in energy security, infrastructure and investment. तो जो अरब कंट्रीज़ हैं वो इंडिया की सबसे मतलब उन कंट्रीज़ में है जो सबसे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करती हैं, ट्रेड पार्टनर्स हैं, जो हमारा उनसे कॉपरेशन है वो बढ़ रहा है। कहाँ पे? एनर्जी सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट में। 5 पॉइंट, एनर्जी सिक्योरिटी सिग्निफिकेंस, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंस क्या है। द गल्फ रीजन रिमेन्स क्रूशियल फॉर इंडियाज़ ऑयल एंड गैस इंपोर्ट्स, मेकिंग द अरब लीग सेंट्रल टू इंडियाज़ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जो गल्फ रीजन है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है? वो इंडिया के ऑयल और गैस इंपोर्ट्स के लिए, क्योंकि जो मेकिंग द अरब लीग सेंट्रल बनाता है इंडिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। 6 पॉइंट, इंडियन डायस्पोरा फैक्टर। Over 9 million Indians live and work in Arab countries, contributing to remittances, people-to-people ties and cultural links. तो जो इंडिया का जो मतलब जो इंडियन वहाँ पे रहते हैं गल्फ कंट्रीज़ में, ओवर 9 मिलियन इंडियंस रहते हैं और वहाँ काम करते हैं अरब कंट्रीज़ में, जो कंट्रीब्यूट करते हैं किस में? हमारे रेमिटांसेस में, पीपल टू पीपल टाइज़ में और हमारे कल्चरल लिंक्स में। Number 7, convergence on global issues. India and Arab states increasingly align on terrorism, climate change, multilateralism and South cooperation. तो जो इंडिया और अरब स्टेट्स हैं वो बढ़ा रहे हैं अपना अलाइन कहाँ पे? ऑन टेररिज्म को फाइट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज में, मल्टीलैटरिज्म में, साउथ कॉपरेशन में। 8 पॉइंट, फ्यूचर ओरिएंटेड पार्टनरशिप। हमारे मतलब फ्यूचर पॉइंट के लिए ये पार्टनरशिप कितनी इंपॉर्टेंट होगी। द पार्टनरशिप इज़ एक्सपैंडिंग इनटू टेक्नोलॉजी, डिजिटल इकोनॉमी, फूड सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड डिफेंस कॉपरेशन, रिफ्लेक्टिंग अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक विजन। तो जो पार्टनरशिप है वो बढ़ रही है कहाँ पे? हमारी टेक्नोलॉजी में, डिजिटल इकोनॉमी में, फूड सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और डिफेंस कॉपरेशन, जो रिफ्लेक्ट करती है एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक विजन फॉर इंडिया एंड अरब नेशन। एंड सेकेंड आर्टिकल रिलेटेड टू सेसेस एंड सरचार्जेस। So first point, shrinking physical space of states. Despite higher tax collections, states' effective share in central taxes is declining due to increasing use of cesses and surcharges. तो मतलब जो स्टेट्स को जो फिज़िकल या फाइनेंस शेयर किया जाता है वो लगातार श्रिंक हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। क्यों? डिस्पाइट हायर टैक्स कलेक्शन, मतलब अच्छा खासा टैक्स कलेक्शन होने के बावजूद स्टेट्स इफ़ेक्टिव शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस डिक्लाइनिंग। जो सेंट्रल जो स्टेट के साथ शेयर करता है टैक्स कलेक्शन वो डिक्लाइन हो रहा है, लगातार गिर रहा है, ड्यू टू इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ सेसेस एंड सरचार्जेस। इसका रीज़न है कि जो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है यूज़ ऑफ सेसेस एंड सरचार्जेस। सेकेंड पॉइंट, सेसेस एंड सरचार्जेस आउटसाइड डिविजिबल पूल, मतलब जो सेसेस होते हैं और सरचार्जेस होते हैं वो हमारे डिविजिबल पूल के बाहर होते हैं, मतलब वो केवल सेंट्रल ही अपने पास रखता है, कलेक्ट करता है। रेवेन्यू कलेक्टेड थ्रू सेसेस एंड सरचार्जेस आर नॉट शेयर्ड विद स्टेट्स, वीकनिंग फिजिकल फेडरलिज्म। जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है थ्रू सेसेस और सरचार्जेस तो वो सेंट्रल स्टेट के साथ शेयर नहीं करता, इससे क्या होता है? वीक होता है फिजिकल फेडरलिज्म। तो सेसेस और सरचार्जेस वो टैक्सेस होते हैं जो सेंटर कलेक्ट करता है। सेसेस जैसे मान लो आपने कोई 1000 की चीज़ खरीदी, उसमें आपको 100 रुपये टैक्स देना पड़ा, फिर उस 100 रुपये में भी आपको 10 रुपये और टैक्स देने पड़े, तो टोटल आपको 1110 रुपये का टैक्स देना पड़ा। ठीक है, तो ये हो गया सेसेस।
अब सेसेस के कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे ये सब पर लागू होता है, कोई भी लोग, सब पे, चाहे अमीर हो गरीब हो, सबको देना पड़ता है। और सेसेस स्टेट के साथ शेयर नहीं किया जाता है। और सरचार्जेस वो चार्ज होता है, वो भी ये सेम होता है। मान लो आपने कोई 1000 रुपये की कोई चीज़ परचेज़ करी, उसमें आपको 100 रुपये टैक्स लगा और फिर उस 100 पे आपको 10% और टैक्स लगा, तो आपको टोटल 110 रुपीज़ देने पड़े, टोटल जो अमाउंट हुई। पर सरचार्जेस में जो आपकी वो होती है, जो मतलब चार्ज उन लोगों पे होता है, स्पेसिफिक लोगों पे जो अमीर होते हैं उन पे होता है। और फिर वही जो उसी मान लो किसी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों पे सरचार्ज चार्ज हो रहा है, तो उसी पे ही इन्वेस्ट भी किया जाएगा। मतलब फिर अदर काम के लिए आप उस सरचार्ज को यूज़ नहीं कर सकते, और सरचार्ज भी स्टेट के साथ शेयर नहीं किया जाता है। थर्ड पॉइंट, राइजिंग डिपेंडेंस ऑन बोरोइंग्स। States increasingly rely on state development loans for routine expenditure, not just capital spending। तो जो स्टेट्स का राइज हो रहा है डिपेंडेंस ऑन बोरोइंग, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टेट इंक्रीजिंगली रिलाई मतलब डिपेंड है ऑन स्टेट डेवलपमेंट लोन पर फॉर देयर रूटीन एक्सपेंडिचर, नॉट जस्ट कैपिटल स्पेंडिंग। फोर्थ पॉइंट, पोस्ट कोविड फिजिकल स्ट्रेस आफ्टर कोविड-19, सेंट्रल डेवोल्यूशन प्रूव्ड इनएडिक्वेट फोर्सिंग स्टेट टू बोरो हैवीली। जो पोस्ट कोविड फिजिकल स्ट्रेस था आफ्टर कोविड-19, जो सेंट्रल का डेवोल्यूशन था, वो प्रूव्ड इनएडिक्वेट हुआ है, जिससे स्टेट को फोर्स कर दिया है टू बोरो हैवीली, मतलब ज़्यादा बोरो करने के लिए। 5 point, debt replacing devolution. Borrowing has become a substitute for constitutionally mandated devolution, leading to long-term debt sustainability risk. जो बोरोइंग है वो एक तरह का सब्स्टिट्यूट बन चुका है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट डेवोल्यूशन, जिससे क्या हो रहा है, लीड कर रहा है लॉन्ग टर्म डेट सस्टेनेबिलिटी रिस्क। 6.15 फाइनेंस कमीशन लिमिटेशन, दो स्टेट शेयर इन डिविजिबल पूल फिक्स्ड एट 41%, एक्चुअल ट्रांसफ़र आर इरोडेड बाय ऑफ बजट से। तो जो 15 फाइनेंस कमीशन ने जो लिमिटेशंस लगाई थी स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन इन डिविजिबल पूल, वो फिक्स्ड किया था 41%, जो एक्चुअल ट्रांसफ़र हो चुका है इरोडेड बाय ऑफ बजट सेसेस। इम्पैक्ट ऑन वेलफेयर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? वेलफेयर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। तो ग्रोइंग रेवेन्यू स्पेंडिंग, पेंशंस, हेल्थ इंश्योरेंस लिमिट स्टेट एबिलिटी फॉर डेवलपमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो मतलब स्टेट की रेवेन्यू स्पेंडिंग है वो बढ़ रही है, कहाँ पे? एक तो पेंशंस दे रही है, हेल्थ इंश्योरेंस, जो क्या करती है, स्टेट्स की एबिलिटी को लिमिट करती है फॉर डेवलपमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। 8.8, need for structural reform. Article argues for including cesses and surcharges in a divisible pool to restore physical balance and cooperative federalism। तो क्या रिक्वायरमेंट है? रिफॉर्म इन स्ट्रक्चर, मतलब नीड है हमारी स्ट्रक्चर रिफॉर्म में। आर्टिकल आर्ग्यू कर रहा है कि जो सेसेस और सरचार्जेस हैं वो हमको इंक्लूड करना चाहिए इन द डिविजिबल पूल to restore physical balance between cooperative and federalism।